हेलो भाई बहनों, नमस्कार, शुभ संध्या। आइए, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग पद शिक्षण। पद शिक्षण से जितने भी प्रश्न आते हैं यूपी टेट और सी टेट में, आपके पद शिक्षण से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब सही होने का चांस है। चलिए, इसमें अधिक से अधिक विधि पद में जितनी भी विधियाँ होती हैं सब विधियों को शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले पद शिक्षण। पद शिक्षण के सबसे पहले 3 उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है प्रमुख उद्देश्य सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति किसी पद्मिश क्या होता है? कविता। पद्मिश होता है कविता। तो जो आप में कविता से प्रश्न पूछे जाएंगे, कविता दिया रहेगा, बोलेगा इसका अर्थ लिखो, इसका भावार्थ लिखो, तो उसमें ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौंदर्य अनुभूति और रसानुभूति किसके अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं पद शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है। और प्रमुख सोपान में अगर पूछा जाता है तो प्रमुख सोपान में सबसे पहला आता है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन। और दूसरा आता है समवेत वाचन। ठीक है। तो सौंदर्यानुभूति सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो सौंदर्यानुभूति होता है कि जब हम कविता को पढ़ें तो उसमें किसी न किसी सौंदर्य से परिपूर्ण हो वो। और रसानुभूति और रस, जब हम कविता को पढ़ें तो रस उसमें हो, जैसे करुण रस, शांत रस, कोई न कोई रस हो उसमें, श्रृंगार रस। ठीक है। तो कोई न कोई उसमें रस हो। और जो है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का प्रयोग ज़्यादातर प्राथमिक स्तर में किया जाता है। प्राथमिक स्तर में जब किसी भी कविता को पढ़ाया जाता है तो बच्चों से बोला जाता है कि आप एक साथ मिलकर इसका उच्चारण करें, वो कहलाता है सस्वर वाचन। फिर इसके बाद आता है समवेत वाचन। फिर आते हैं प्रमुख विधियाँ। प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे पहली विधि है खंडवान्वय विधि। प्रिय बंधुओं, सबसे पहली विधि है खंडवान्वय विधि, जिसे प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि। सेकेंड नंबर पे आती है गीत नाट्य विधि। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सेकेंड नंबर पे आती है गीत नाट्य विधि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक मिनट, कोई कॉल आ गई थी। चलिए, आती है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि है, व्याख्या विधि सबसे पहली आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा एक श्लोक की व्याख्या की जाती है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है और दंडवान्वय विधि और खंडवान्वय विधि। दंडवान्वय और खंडवान्वय क्या होता है? तो दंडवान्वय, दंड से दंड प्लस अन्वय। ठीक है। दंडवान्वय दंड प्लस अन्वय। दंड वाक्य का प्रतीक है। दंड क्या है? वाक्य का प्रतीक है। इसमें प्रश्न करता रहता है, प्रश्न करते हैं, और कर्म होता है, क्रिया होती है आदि। यह व्याकरण से संबंधित विधि है। अगर पूछा जाता है कि दंडवान्वय किस प्रकार की विधि है, तो व्याकरण से संबंधित विधि है। अगर व्याकरण से संबंधित जिसमें भी प्रश्न आते हैं तो आप उसको कर सकते हैं कि यह किसके अंतर्गत आएगी, या व्याकरण के अंतर्गत आने वाली विधि है। खंडवान्वय विधि तीसरे नंबर पे आता है। खंडवान्वय विधि, खंडवान्वय खंड प्लस अन्वय। किसी का खंड करना, किसी का जोड़ तोड़ करना, तोड़ देना, उसको खंडवान्वय विधि के अंतर्गत आती है। यह पाठ्य वस्तु से संबंधित होती है। किससे? पाठ्य वस्तु से संबंधित होती है, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होती है। और कह किम किम के द्वारा इसमें प्रश्नोत्तर किया जाता है, प्रश्न किया जाता है।
और अगर इसका पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर विधि। इसका दूसरा जो नाम है वो है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे आती है, देखिए चौथे नंबर पे कौन सी विधि आती है। 3 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा चौथा नंबर। तो चौथे नंबर पे हमारी विधि आती है, 1 मिनट जूम कर लें, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। तो चौथे नंबर पे जो विधि आती है हमारी भाष्य विधि। चौथे नंबर पे कौन सी विधि आती है, वो है हमारी भाष्य विधि। भाष्य विधि जो उच्च स्तर के एग्जाम में जो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम है व्यास विधि। ठीक है, इसका दूसरा नाम है व्यास विधि। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि व्यास विधि किसे कहते हैं, किसके अंतर्गत आती है, तो व्यास विधि भी भाष्य विधि को ही कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न स्तरों विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से श्लोकों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से श्लोकों का जो अर्थ होता है उसको स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं। कौन सी विधि है 5वें नंबर पे, तो देखिए 5वें नंबर पे कौन सी विधि आ रही है, 1 मिनट जूम कर लें। हाँ, देखिए 5वें नंबर पे है तुलना विधि। 5वें नंबर पे कौन सी विधि है, तो है तुलना विधि। ठीक है, तुलना विधि। तुलना विधि उच्च स्तर पर की जाती है। एक श्लोक की समानार्थकता भाव दूसरे से तुलना करके लिखना होता है, स्पष्ट करना होता है, ये होती है तुलना विधि। ठीक है, 6वें नंबर पे आता है अनुवाद और अर्थबोधक विधि। अनुवाद और अर्थबोधक विधि ये भी उच्च स्तर की भी उस उच्च स्तर की ही विधि होती है। शिक्षक श्लोक पढ़कर एक साथ अर्थ या भाव स्पष्ट करता है। शिक्षक जो है श्लोक को पढ़ता है और एक साथ अर्थ और उसके जो भाव होते हैं उसको स्पष्ट करता है। और नेक्स्ट है 7वें नंबर पे आती है गीत नाट्य विधि। गीत नाट्य विधि जो है ये प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। प्राथमिक स्तर में गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इसलिए जो 7वें नंबर पे जो है गीत नाट्य विधि यह बहुत ही अधिक कारगर साबित हुई है प्राथमिक स्तर के बच्चों को लिए। ठीक है, 1 से 5 तक। तो छात्रों को लय, तान आदि से परिचय कराया जाता है। इसमें छात्रों को लय, तान के माध्यम से कविता को पढ़ा जाता है, उनको बोला जाता है कि मेरे साथ बोलो, तो बच्चे भी आपके साथ बोलते हैं। 8वें नंबर पे आती है टीका विधि। शिक्षक द्वारा विभिन्न टीकाओं के माध्यम से श्लोकादि का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, आइए एक और विधि है, आगे देख लेते हैं हम। अगर है ज्ञान कराया जाता है। संपूर्ण संस्कृत का विकास टीका पद्धति के माध्यम से हुआ है। तो पूछा जाता है कि संपूर्ण संस्कृत का विकास किस माध्यम से हुआ, तो टीका पद्धति के माध्यम से हुआ है। और लास्ट विधि है समीक्षा विधि, उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है। इस विधि में शिक्षक द्वारा रचना शैली, गुण दोष, छंद अलंकार, गुण दोष आदि की विवेचना करते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षण कार्य जो है कराया जाता है, यह है समीक्षा विधि। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। आप लोग, मैं देखती हूँ वीडियो देख लेते हैं, क्लास देख लेते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और एक कमेंट भी किया करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।